नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियान हिंदी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग हिंदी साहित्य को लेकर यह आपका कोर्स बीए एमए बाद में अगर तैयारी करते हैं नेट जेआरएफ सब में कवर करेगा। इसलिए जो विद्यार्थी जिस तरह के हैं वह उसका प्रयोग करते हुए तैयारी करें। हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल में जैन साहित्य परंपरा पढ़ रहे हैं। उसी की तहत यह जैन साहित्य परंपरा का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने स्वयंभू के बारे में पढ़ा था, पुष्यदंत के बारे में पढ़ा था, धनपाल के बारे में पढ़ा था, पद्मकृति के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे जिनीदत्त सूरी के बारे में। विद्वान का नाम है या जैन कवि का नाम है, क्या नाम है मित्रों? याद रखिएगा, जिनीदत्त सूरी। याद रखिएगा, जिनीदत्त सूरी इस विद्वान का नाम है। अगर समय की चर्चा करें तो इनका जो समय है, समय सबसे महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछता रहता है। इसलिए समय की चर्चा करें तो ये 12वीं सदी के विद्वान हैं। किस सदी के हैं? 12वीं सदी के जिनीदत्त सूरी विद्वान है। और इनकी एक ही रचना बड़ा प्रसिद्ध रही है मित्रों, ध्यान रखिएगा। एक ही रचना बड़ा प्रसिद्ध हुई है जो बार बार हर कंपटीशन में या कहीं भी पूछा जाता है इनके बारे में। उस रचना का नाम है उपदेश रसायन रास। याद रखिएगा मित्रों, इनके मुख्य रचना का नाम है और इसी रचना के वजह से प्रसिद्ध भी हुए। इस रचना का क्या नाम है? उपदेश रसायन रास। ठीक है। अब इस उपदेश रसायन रास में कौन कौन ऐसी बातें हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं? इसमें पहला पॉइंट ये है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें 80 पद हैं। कितने हैं? 80 पद हैं। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है मित्रों कि इसमें राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। सौंदर्य का चित्रण किया गया है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि इसमें 80 पद हैं। इन 80 पदों में कौन सी चर्चा की गई है? राधा कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों इसमें, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये तीसरा पॉइंट है। और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हिंदी साहित्य में याद रखिएगा, हिंदी साहित्य में, ठीक है, रास काव्य परंपरा की शुरुआत, रास काव्य, ठीक है, रास काव्य परंपरा, रास काव्य परंपरा की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत इसी रचना से मानी जाती है। इसी रचना से मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगर ये पूछ दे कि हिंदी साहित्य काव्य परंपरा में, हिंदी साहित्य में, ठीक है, हिंदी साहित्य में रास काव्य परंपरा की शुरुआत कब होती है? तो हिंदी साहित्य में मित्रों रास काव्य परंपरा की शुरुआत होती है किससे? उपदेश रसायन रास से। ये सबसे महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है। तो मित्रों 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला, जिनीदत्त सूरी, इनका नाम याद रखिएगा। किस सन के हैं? तो 12वीं सदी के हैं। इनका प्रमुख रचना का क्या नाम है? उपदेश रसायन रास। इस उपदेश रसायन रास में क्या है? 80 पद हैं। राधा कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसमें इसी से रास काव्य परंपरा की शुरुआत होती है हिंदी साहित्य में। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग और जैन कवि के बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं से मिलता जुलता एक नाम है, याद रखिएगा मित्रों, जिनीधर्म सूरी।
जीनी धर्म सूरी। याद रखिएगा, ये जीनी दत्त सूरी अलग थे और जीनी धर्म वह दत्त हैं, यह धर्म है, दोनों अलग अलग कवि हैं, दोनों जैन कवि हैं। जीनी धर्म सूरी जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनका समय है 13वीं सदी। ये किस समय के विद्वान हैं मित्रों? तो जीनी दत्त सूरी 12वीं का है, जबकि जीनी धर्म सूरी 13वीं सदी का विद्वान है। और इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, याद रखिएगा, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है मित्रों वो है स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र रास, ठीक है, स्थूली भद्र रास। मित्रों याद रखिएगा कि इनकी एक ही महत्वपूर्ण रचना है स्थूली भद्र रास। और जो जैन विद्वान थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, जैन विद्वान का क्या नाम था? उस जैन विद्वान का नाम था स्थूली भद्र। क्या नाम था? स्थूली भद्र, सॉरी। अब स्थूली भद्र जो जैन विद्वान हैं, यह क्या करते हैं? स्थूली भद्र एक जो है कि कोसा नामक वेश्या है। क्या नाम है? कोसा नामक, याद रखिएगा, कोसा नामक वेश्या है, ठीक है। कोसा नामक वेश्या की ये, इसमें क्या होता है इस रचना में, स्थूली भद्र रचना में, कि कोसा नाम वेश्या के पास भोग लिप्त में यह जो है कि क्या बोलते हैं, स्थूली भद्र रहते हैं, जो पूरी तरह भोग लिप्सा में यह व्यक्त है। लेकिन जैन धर्म के द्वारा इनका उद्धार होता है और इस साथ साथ इस वेश्या का भी उद्धार होता है। इस कहानी का यही मूल है। तो इसीलिए जीनी धर्म सूरी के बारे में केवल इतना याद रखिएगा कि कोसा नामक वेश्या की चर्चा कहाँ की गई है? स्थूली भद्र रास में की गई है। किसके द्वारा की गई है? जीनी धर्म सूरी के द्वारा की गई है। तो दो अलग अलग विद्वान हैं, जीनी दत्त सूरी और जीनी धर्म सूरी। इसमें क्या है? कोसा नामक वेश्या की चर्चा मिलती है। इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषता है उपदेश रसायन रास की? कि रास काव्य परंपरा की शुरुआत होती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसके बाद एक बड़े महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उनका नाम है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी, इस विद्वान का क्या नाम है? शालिभद्र सूरी। और यह कब के विद्वान हैं? तो मित्रों ये इनका भी समय है। कौन सा समय है? 12वीं सदी के विद्वान हैं। याद रखिएगा, शालिभद्र सूरी विद्वान का नाम है, जो जैन कवि हैं। और इनकी रचना क्या है? इनकी समय क्या है? 12वीं शताब्दी। और इनकी प्रमुख रचना क्या है? इनकी प्रमुख रचना है जो सबसे महत्वपूर्ण रही है, उसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर, ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, पहली रचना है। दूसरी रचना क्या है मित्रों? दूसरी रचना क्या है? बुद्धि रास। बुद्धि रास। तीसरी रचना क्या है? पंच पांडव, ठीक है,
पंच पांडव चरितरास। तीन रचनाएं हैं, एक है भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, दूसरा क्या है बुद्धि रास, तीसरा क्या है पंच पांडव चरितरास। लेकिन इनकी जो प्रशंसा है, इनका जो नाम है सही मायने में किस रचना से हुआ, इनका नाम सही मायने में इस रचना से प्रसिद्ध हुआ। ये कौन सी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास। इस रचना को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि दो रचना बड़ा प्रसिद्ध नहीं हुई है, लेकिन जानकारी के लिए चाहिए। लेकिन इनके उपलब्धि का कारण क्या है? शालिभद्र सूरी रास की उपलब्धि क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो जो बाहुबली पिक्चर देखते हैं उसकी चर्चा आप लोग मत सोचिएगा, यह कहानी दूसरी है। यह कहानी क्या है कि ये 200 ठीक है 205 छंदों में 205 छंदों में आबद्ध रचना है, आबद्ध रचना है। मित्रों पहला पॉइंट क्या है कि 205 छंदों में आबद्ध रचना है, यह हमें जानकारी होनी चाहिए। और यह रचना कहाँ से ली गई है? ये रचना एक स्थान है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप क्या है स्थान? जम्बू द्वीप। और इसे ब्रैकेट में कर सकते हैं अयोध्या नगर, अयोध्या नगर। इसी जम्बू द्वीप में जो जैन विद्वान, जो पहले जैन तीर्थकार थे, पहला जैन तीर्थकार, उनका नाम था प्रथम जैन तीर्थकार, प्रथम जैन ठीक है तीर्थकार। बताइए कौन सा है प्रथम जैन तीर्थकार? जल्दी से बताइए। इनका नाम है ऋषभदेव। ऋषभदेव। और इस ऋषभदेव का ठीक है, इस ऋषभदेव के दो पुत्र हैं। इस ऋषभदेव के क्या हैं? दो पुत्र हैं ठीक है। और उस पुत्र का नाम है भरत और बाहुबली। क्या नाम है? एक का नाम है भरत और दूसरे का नाम है बाहुबली। यह भरत बाहुबली इन दोनों में युद्ध हो जाता है। ऋषभदेव के दो पुत्र हैं, एक भरत है एक बाहुबली है, दोनों में युद्ध हो जाता है। और ये जो बाहुबली है ठीक है, ये हार जाता है। क्या है मित्रों? हार जाता है। भाई युद्ध में एक जीतता है तो एक हारता है, तो बाहुबली हार जाता है और भरतेश्वर जीत जाता है। तो इस होता क्या है कि बाहुबली अपने भरत जो अपना भाई है इसके व्यवहार से बड़ा खिन्न हो जाता है और जाकर क्या बोलते हैं, ये जो है कि पहले जैन धर्म की शिक्षा ले लेता है। और जब जैन धर्म की शिक्षा ले लेता है तो बाद में इसे बड़ा महसूस होता है, किसको? भरत को बड़ा कष्ट होता है, बड़ा पछतावा करता है अपने भाई के सामने। फिर जाकर क्षमा याचना करता है बाहुबली के पास कि मुझे गलती हो गई, पुनः तुम वापस आओ ठीक है। और फिर यह दोनों भाई मिल जाते हैं। इन्हीं दोनों भाइयों की ये स्टोरी है। कौन सी स्टोरी है? भरतेश्वर बाहुबली रास। तो मित्रों अच्छी तरह याद होगा। और शालिभद्र सूरी का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लीजिए जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब पूछेंगे कौन सा महत्वपूर्ण? क्या है महत्वपूर्ण ठीक है? वह महत्वपूर्ण ये है कि जो शालिभद्र सूरी हैं ठीक है, शालिभद्र सूरी को इसी रचना के कारण, किसको? बाहुबली रचना के कारण ठीक है, बाहुबली रचना के कारण गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना। क्या नाम है? गणपति ठीक है चंद्रगुप्त। गणपत चंद्रगुप्त ने किसको? शालिभद्र सूरी को। किसको? शालिभद्र
सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि माना है, प्रथम कवि माना है, माना है। तो मित्रों कौन माना है शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि? याद रखिएगा, प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को किसने कहा है? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है शालिभद्र सूरी। और एक सबसे महत्वपूर्ण यह बात है इसकी भरतेश्वर बाहुबली रास की, कि रास परंपरा का, मित्रों याद रखिएगा यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि रास परंपरा का, ठीक है, रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, प्रथम ग्रंथ माना जाता है। रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। अब मित्रों आपको याद होगा कि जीनी दत्त सूरी की जो रचना है उपदेश रसायन रास, वह रास काव्य परंपरा की शुरुआत होती है, वह काव्य परंपरा की शुरुआत होती है मित्रों। लेकिन यहाँ क्या है कि ये रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। यह भी ध्यान रखिएगा कि भरतेश्वर बाहुबली रास परंपरा का क्या है? प्रथम ग्रंथ है मित्रों, याद ध्यान दीजिएगा। और इस शालिभद्र सूरी को गणपत चंद्र गुप्त ने क्या कहा है? शालिभद्र सूरी को कि हिंदी का प्रथम कवि है। और इस कहानी क्या है कि जम्बूद्वीप में जैन धर्म के तीर्थकार ऋषभदेव के दो पुत्र हैं, भरत बाहुबली, आपस में लड़ाई होती है, बाहुबली हारता है, भरतेश्वर जो है कि बाद में जाकर फिर क्षमा याचना करता है। दोनों के दोनों जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं और फिर इनकी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। इसके बाद आगे हम जिस कवि की चर्चा करने जा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ते रहिए, परीक्षा भी बहुत नज़दीक है, तैयारियां आपकी डबल होनी चाहिए। इसके बाद जो मित्रों जिन कवि की हम लोग चर्चा करेंगे वह है कवि विनय चंद सूरी। कवि विनय, ठीक, चंद्र सूरी, कवि विनय चंद्र सूरी। अगर हम लोग समय की अगर बात करें समय, तो इनका समय है मित्रों 12वीं शताब्दी इनका समय है। कौन? 12वीं सदी के ये व्यक्ति हैं। कौन? विनय चंद्र सूरी। और इस विनय चंद्र सूरी की सबसे बड़ी महत्वपूर्णता क्या है कि यह इनकी रचना है, एक ही रचना बड़ा प्रसिद्ध है जिनके वजह से यह बहुत उपलब्धि पाए, उसका नाम है नेमीचंद। ठीक है, नेमीचंद चौपई, नेमीचंद चौपई, रचना का क्या नाम है? नेमीचंद चौपई। याद रखिएगा रचना का क्या नाम है? नेमीचंद चौपई। अब इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें दो हैं जो नायक है, नायक, ठीक है, नायक क्या है? नेमीचंद है। याद रखिएगा मित्रों, नेमीचंद नायक है। और जो नायिका है, नायिका कौन है? ठीक है, नायिका का नाम है राजुल। नायिका का क्या नाम है? राजुल। और इसी राजुल के विरह व्यथा का वर्णन है। यह नेमीचंद हीरो है, ये राजुल हीरोइन है। और इसमें इसी राजुल के विरह वर्णन का वर्णन है नेमीचंद चौपई में। और जैन साहित्य में 12मासा का सबसे पहला वर्णन इसी में मिलता है। जैन साहित्य, याद रखिएगा मित्रों कि जैन साहित्य, ठीक है, जैन साहित्य के
जैन साहित्य के 12 मासा, जैन साहित्य के 12 मासा काव्य की अनूठी कृति मानी जाती है। ठीक है, 12 मासा का मित्रों मतलब ये होता है कि जैसे जायसी ने नागमती के वियोग वर्णन करते हुए 12 मासा का प्रयोग किया है, इसी तरह कवि विनय चंद्र सूरी भी नेमीचंद चौपई में जो हीरो है नेमीचंद और नायिका है राजुल, इन्हीं दोनों को प्रेम कथाओं को लेकर राजुल के विरह वर्णन 12 मासा में किया है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि यह जो नायक नायिका है ये नेमीचंद चौपई बड़ा ही अपने समय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके बाद के जो कवि हैं, इसके बाद वाले कवि हैं, उस कवि का नाम है आसगु कवि। आसगु कवि, कवि का क्या नाम है? आसगु कवि। ठीक है, और ये भी 12वीं सदी के ही विद्वान हैं आसगु कवि, और 2 ही इनकी रचनाएं बड़ा प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा, 2 रचनाएं बड़ा प्रसिद्ध है। नंबर 1 पे है चंदन बाला रास, चंदन बाला रास। रचना क्या है? चंदन बाला रास। और इसमें जो क्या बोलते हैं, ये चंदन बाला है, याद रखिएगा चंदन बाला एक राजकुमारी है, और यह राजकुमारी किसकी पुत्री है? दधिवाहन राजा है, दधिवाहन राजा की पुत्री है। ठीक है, कौन? चंदन बाला। और इसी चंदन बाला का प्रेम स्टोरी, ठीक है, ये चर्चित होता है। चंदन बाला किसकी पुत्री है? दधिवाहन राजा का। अब एक प्रश्न और उठता है कि ये दधिवाहन राजा कहाँ का राजा था? तो ये राजा था चंपा नगरी का। कहाँ का राजा था? चंपा नगरी। ठीक है, चंपा नगरी का राजा दधिवाहन, दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला, और इसी चंदन बाला की स्टोरी है चंदन बाला रास। और इसकी एक दूसरी रचना भी बड़ा प्रसिद्ध हुई, जीव दया रास, जीव दया रास। तो 2 रचनाएं इनकी बड़ी प्रसिद्ध है, एक आसगु कवि की 2 रचनाएं चंदन बाला रास और जीव दया बाला रास। और इसी क्रम को हम आगे रखते हुए फिर अगले वीडियो में बताएंगे कि जैन कवि और कौन कौन महत्वपूर्ण हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, देखते रहिए रेयान सिंधी यूट्यूब चैनल।